Hello students. Today we will deal functions in Python. ठीक है, ये फंक्शन इन पाइथन है क्या? थोड़ा हम लोग फंक्शन को पहले डिटेल में समझते हैं. फंक्शन होता क्या है और फंक्शन बनाते क्यों हैं? क्योंकि कोई भी चीज सीखने से पहले ये सीखना जरूरी है कि वो पढ़ते क्यों हैं. देखो, ऐसा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग वन मैन शो नहीं है. It's a group activity, and in order to develop an entire software, you need a team, a good number of team people. ठीक है. Now, अगर हम लोग इस समय बाद में आते हैं, पहले हम एक बताते हैं. से अगर हम लोग कोई एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, मान लो कि हमारा प्रोडक्ट है से कॉलेज एडमिशन सिस्टम. ठीक है. तो उस कॉलेज एडमिशन सिस्टम में बहुत सारा इंडिविजुअल प्रोसेस होगा. क्या क्या प्रोसेस होगा? तो एक प्रोसेस होगा हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा. एक प्रोसेस एडमिशन का प्रोसेस होगा. एक प्रोसेस पेमेंट का प्रोसेस होगा. एक प्रोसेस से रिफंड का प्रोसेस होगा. और इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस होगा. अब अगर हम इन प्रोसेस को अलग अलग लोगों को असाइन करें, मान लो रजिस्ट्रेशन हम ए को दे देते हैं, एडमिशन हम बी को दे देते हैं, पे हम सी को दे देते हैं और रिफंड हम डी को दे देते हैं. ये 4 लोग हैं. हाँ, ABCD बोल के 4 लोग हैं मेरे पास. हमको उससे फायदा ये होगा, सबसे पहला कि ए को सिर्फ ये सीखना पड़ेगा या ये लॉजिक डिराइव करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं. ठीक है, सिर्फ ये उसको सीखना पड़ेगा. दूसरा, उसको यह भी सीखना पड़ेगा कि बी और सी और डी से इंटरैक्ट कैसे करते हैं. मतलब हमको ए को जो चाहिए वो हम बी सी डी से कैसे लेते हैं, या बी को जो चाहिए हम ए सी डी से कैसे लेते हैं, एंड सो ऑन. लेकिन ए, बी और सी और डी, इन चारों को एक दूसरे का काम को इंटरनली कैसे करते हैं ये नहीं पढ़ना पड़ेगा. और यही ब्यूटी है फंक्शन का. फंक्शन का पर्पस है टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड देन ट्राई टू राइट द कोड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम. मतलब पूरे प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो और उन पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व करो. इससे हमको 2 बड़ा फायदा है. सबसे बड़ा फायदा हमको यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम वो धीरे धीरे डिवाइड होकर सिंपल हो जाता है. इसको ऐसे समझो कि अगर ये सब काम एक ही आदमी को करना होता, जेड नाम के आदमी को करना होता, तो उसको ये सारा चीज को सीखना पड़ता खुद से. अब जेड कर क्या रहा है? कर तो जेड ही रहा है, लेकिन वो जेड ए बी सी डी के सहारे कर रहा है. मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी मिलके जेड के लिए काम कर रहा है. ABCD मिलके जेड के लिए काम कर रहा है. ऐसे काम हो रहा है. समझ में आ रहा है मेरा बात? ABCD का कोलैबोरेशन से जेड के लिए वो काम हो रहा है. नाउ जेड का क्या काम बच गया? जेड का काम बच गया इन लोगों के बीच का कोऑर्डिनेशन करना और एक लेआउट या टेम्पलेट बना देना. ठीक है. दूसरा पर्पस है फंक्शन का, वो पर्पस है कि अगर हम फंक्शन का यूज नहीं करते हैं तो मेरा प्रोग्राम का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है. कैसे बढ़ता है? अब हम एक दूसरा एग्जांपल की तरफ आते हैं. ध्यान से मेरी बात को समझना. मान लो कि हमको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है, ढेर सारा कैलकुलेशंस करना है, और हर कैलकुलेशन के लिए हमको स्क्वायर रूट का जरूरत पड़ रहा है. हर कैलकुलेशन के लिए हमको स्क्वायर रूट का जरूरत पड़ रहा है. ठीक. और मान लो कि ऐसा हमको 25 कैलकुलेशन करना है. मेरे पास 2 ऑप्शन है. 25 बार स्क्वायर रूट का लॉजिक लिखो, जहां जहां जरूरत पड़ रहा है वहां 25 बार स्क्वायर रूट का लॉजिक लिखो. ऑप्शन नंबर 1. पहली बार जरूरत पड़ा स्क्वायर रूट का लॉजिक डालो, दूसरी बार जरूरत पड़ा स्क्वायर रूट का लॉजिक डालो, तीसरी बार जरूरत पड़ा स्क्वायर रूट का लॉजिक डालो, चौथे बार जरूरत पड़ा स्क्वायर रूट का लॉजिक डालो, 5वें बार जरूरत पड़ा स्क्वायर रूट का लॉजिक डालो. जितने बार जरूरत पड़ रहा है उतने बार स्क्वायर रूट का लॉजिक डालते चले जाओ.
ये वो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम स्क्वायर रूट का एक अलग से फंक्शन बना लें, इसका नाम दे दे SQRT। बाय द वे यहां एक पैरामीटर ले लेते हैं n, और यहां पर हम इस स्क्वायर रूट का लॉजिक डाल दिए। नाउ अब हमको जहां जहां जरूरत पड़ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जरूरत पड़ रहा है, जिस जगह जरूरत पड़ रहा है वहां उसको हम कर दे रहे हैं इन्वोक। अब हमको इससे फायदा मिल रहा है 2। पहला, 25 बार बनाना नहीं पड़ रहा है, और दूसरा 25 जगह उसका को बनाना नहीं पड़ रहा है, तो उसे 25 बार का जगह मेरा बच रहा है। इसको ऐसे समझो कि अगर ये 10 लाइन का कोड है मान लो, और ये 25 बार यूज हो रहा है, तो 25 इंटू 10 250 लाइन का कोड मेरा बन जा रहा है अगर हम फंक्शन यूज नहीं करते हैं तो। और अगर हम फंक्शन यूज करते हैं तो क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है कि हम 10 बार यहां बनाए और 25 बार कॉल किए, तो 25 प्लस 10 दैट इज 35। मतलब हम फंक्शन यूज करते हैं तो 35 लाइन ऑफ कोड से मेरा बन गया, और फंक्शन अगर यूज नहीं करते हैं तो काम तो तभी भी बनेगा, लेकिन हमको जो टोटल नंबर ऑफ कोड लगेगा वो लगेगा 250। ठीक है, समझ में आया? तो अगर कोई पूछे कि अरे फंक्शन का बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट नंबर 1 ऑलवेज ध्यान रखना, इट डिवाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। ये बेनिफिट नंबर 1 है, ये बेनिफिट नंबर 1 यही है। बेनिफिट नंबर 2 है कि विद द यूज ऑफ फंक्शन व्हाट वी आर डूइंग इज दैट हम कर क्या रहे हैं, वी आर एलिमिनेटिंग द रिपीटेशन ऑफ द कोड। We are eliminating the repetition of the code. What we are doing is that we are having a code, हम एक कोड को रख रहे हैं और वो कोड को हम बार बार यूज कर रहे हैं। और ये 25 तो जस्ट एग्जांपल बोले, रियल वर्ल्ड में तो हजारों बार यूज होगा, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स टाइम यूज होगा, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड टाइम्स अगर हम उसको बनाने चले जाए तो हो गया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ दुनिया में हर चीज का एडवांटेज है, तो उसी चीज का डिसएडवांटेज भी जरूर होगा। तो आप लोग में से कोई बता पाएगा कि एक्चुअली में फंक्शन का डिसएडवांटेज क्या होगा? एनी आइडिया? फंक्शन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि फंक्शन जो है वो जंप है। जंप का मतलब अगर मैं यहां पे SQRT को 25 के लिए कॉल कर रहा हूं, तो मेरा SQRT नाम का फंक्शन कहीं और बना हुआ है, तो यहां से मेरा कोड जो है उसका कंट्रोल यहां से जंप होके यहां आएगा, एग्जीक्यूट होगा, और फिर यह रिटर्न यहां जाएगा। तो ये जो आना जाना है, इस आने जाने में 2 चीज मेंटेन हो रहा है। पहला, पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स हमको देना है, ये वैल्यूज मेंटेन हो रहा है। दूसरा, रिटर्न कहां करें और रिटर्न क्या करें। मतलब मेरा प्रोग्राम अब टोटल 3 चीज एक्स्ट्रा मेंटेन कर रहा है। क्या क्या मेंटेन कर रहा है? किसका निकालना है, कहां वापस आना है, और क्या लेके वापस आना है। ये जो 3 एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ये एक्स्ट्रा मेंटेन कर रहा है, उसके लिए प्रोसेसर को एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है। और जो एक्स्ट्रा बिट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है, उससे ओवरऑल जो टाइमिंग है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का, वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, वो हालांकि वो माइक्रो सेकंड में बढ़ रहा है, ऐसे पता नहीं चलेगा, 1 या 2 बार कॉल से नहीं पता चलेगा, लेकिन उसी को अगर हम हजारों बार कॉल करेंगे तब पता चलेगा। 1 या 2 कॉल में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होगा। अरे 0.0001 सेकेंड और 0.0002 सेकेंड तो एक ही वैल्यू होता है। तब तक एक होता है जब तक कि हम 10,000 बार ना करें। जैसे हम 10,000 बार करेंगे तब वो एक नहीं होगा, तब वो अलग अलग वैल्यू बन जाएगा, तब डिफरेंस दिखेगा हमको, है ना। तो ये हुआ फंक्शन का डिसएडवांटेज। तो हम लोग पहले कंक्लूड करें, क्या पढ़े? पहला चीज क्या पढ़े? फंक्शन प्रॉब्लम को क्या करता है? डिवाइड करता है स्मॉलर लेवल पे। दूसरा क्या करता है फंक्शन जो है वो मेरा जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है मेरे प्रोग्राम में उसको कंसिडरेबली डिक्रीज करता है, और कोड को कॉपी करने की तुलना में ये कोड को रीडायरेक्ट करता है। डिसएडवांटेज क्या हुआ? रीडायरेक्शन ऑलवेज एसोसिएटेड विथ
फ्यू एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको फंक्शन के भाषा में हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉलिंग ओवरहेड्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको? फंक्शन कॉलिंग ओवरहेड्स। तो ये जो फंक्शन कॉलिंग ओवरहेड्स है दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको ये बढ़ा देता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम करना ये चाहेंगे कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन के साथ, और समझाते हैं किसको क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम को नहीं लेंगे, छोटा सा प्रोग्राम लेंगे और किसको क्या कहते हैं ये समझाएंगे। तो पाइथन में क्या होता है, कोई भी फंक्शन डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है। डेफ मतलब डिफाइनेशन, तो मतलब फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। मैंने एक फंक्शन लिया सम नाम का, ठीक है, यहां पर मैंने दो पैरामीटर दिया ए और बी, ठीक है, अंदर मैंने लॉजिक लगाया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मैंने यहां पर लिख दिया प्रिंट और सी। ठीक है, फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और इसमें मैंने एक्चुअल वैल्यूज को डाल दिया। अब कुछ बात को यहां समझना पड़ेगा जो हम समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। पहला, इस चीज को कहते हैं हम लोग फंक्शन सिग्नेचर या हेडर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? फंक्शन सिग्नेचर या हेडर। इस चीज को कहते हैं हम लोग पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स। मोर स्पेसिफिकली इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मल पैरामीटर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? फॉर्मल पैरामीटर। इस चीज को हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन या फंक्शन बॉडी। इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? फंक्शन बॉडी। ठीक है, बॉडी और सिग्नेचर को मिला के हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन और इंप्लीमेंटेशन। फिर से बोल रहे हैं, इस पार्ट को कहते हैं फंक्शन सिग्नेचर और हेडर, इस पार्ट को कहते हैं फंक्शन बॉडी। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं फंक्शन बॉडी, इस पार्ट को कहते हैं हम लोग फंक्शन डेफिनेशन और इंप्लीमेंटेशन। ये फंक्शन का ब्लॉक है इसलिए कॉलन जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद इस पार्ट को कहते हैं हम लोग फंक्शन कॉलिंग और इन्वोकेशन। इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? फंक्शन कॉलिंग और इन्वोकेशन। इस पार्ट को कहते हैं हम लोग फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एक्चुअल पैरामीटर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, अब होता क्या है, जिस समय फंक्शन एक्चुअली रन होता है तो ये जो पैरामीटर नंबर 1 है ये चला जाता है इसके पैरामीटर नंबर 1 में, दैट इज ए में। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, a इज इक्वल टू 2 बन जाता है। उसी तरीके से जब हम 3 पास करते हैं, 3 चला जाता है b में, तो कॉलिंग के बाद क्या होता है, b इज इक्वल टू 3 बन जाता है। नाउ ये जो a लिखा हुआ है इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ये जो b लिखा रहेगा इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 वहां पर प्रिंट हो जाएगा। अब बहुत सारा कंफ्यूजन्स, हम अपने से क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। कंफ्यूजन नंबर 1 कि सर यहाँ पैरामीटर आप दिए ही क्यों? पैरामीटर नहीं देते तो क्या होता? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सर यहाँ प्रिंट क्यों कर दिया आप? यहाँ रिटर्न करते तो क्या होता? पॉइंट नंबर 3, सर यहाँ आप ए बी लिखे और यहाँ 2 3 क्यों लिखे? यहाँ पर एक्स वाई आप क्यों नहीं लिखे हैं? तो हम एक एक करके सब पे आते हैं। पहला, यह पैरामीटर नहीं देते तो क्या होता? देखो एकदम सिंपल सा बात है, फंक्शन में पैरामीटर दे कि ना दे ये डिपेंड करता है मेरे रिक्वायरमेंट पे, पाइथन पे नहीं। मेरा बात समझ में आया? फिर बोल रहे हैं, एक फंक्शन में हम पैरामीटर दे या ना दे वो इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि पाइथन क्या करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है हमको क्या चाहिए। जैसे मान लो हमको एक ऐसा सम बनाना है जिस सम में फंक्शन के अंदर यूजर खुद से इनपुट करके वैल्यू को देना चाह रहा है। इसके अंदर यूजर खुद से वैल्यू को इनपुट करके देना चाह रहा है। अगर मेरा रिक्वायरमेंट ये है तो यहां पे हम
पैरामीटर नहीं देंगे। ठीक है, यहां पे हम पैरामीटर नहीं देंगे और बिना पैरामीटर का बना देंगे। ठीक, अगर रिक्वायरमेंट ऐसा है नहीं सर हमको एक ऐसा फंक्शन बनाना है ना जिसको कि हम मतलब मेन फंक्शन वैल्यू देगा और तब वो कैलकुलेट करेगा, तब हम यहां पे पैरामीटर देंगे। ठीक है, अब इस टोटल कहानी को समझो होता क्या है। पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर फंक्शंस में बटा हुआ है। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, C++ हो या C हो, entire program is basically divided into block of codes और इन block of codes को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक, C++ और जावा में एक डेजिग्नेटेड ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिससे कि एग्जीक्यूशन बिगिन करता है, जिसको कि हम एक अलग मार्कर से मार्क करते हैं और उस मार्कर का नाम होता है मेन। तो अगर कोई भी C++ जावा पढ़ा है तो वहां देखना कि एक मेन नाम का फंक्शन होता है जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं और जहां एग्जीक्यूशन हम एंड करते हैं। ठीक, यही चीज पाइथन में भी है, लेकिन पाइथन में इसका मार्कर नहीं है। पाइथन में मेन लिखना नहीं पड़ता है। मेरी बात समझे? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं पाइथन में, कोई भी चीज का बनाए हम, उसमें फंक्शंस होता है। तुम बोलोगे सर आप इतना सारा टॉपिक पढ़ा दिए, एक में भी फंक्शन नहीं बनाए, आप कैसे बोल रहे हैं कि फंक्शन होता है? हम इसीलिए नहीं बताए क्योंकि वो इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट का मतलब समझते हो? इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, जो हम ना लिखे तो भी वो कंसीडर होता है कि है। फिर से बता रहे हैं हमने जो अभी तक बनाया, जितना भी प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने क्या किया, डायरेक्ट p का वैल्यू दे दिया, r का वैल्यू दे दिया मान लो, t का वैल्यू दे दिया मान लो, और सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया और उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें तो फंक्शन कहां है? आप तो बोल रहे हैं फंक्शन है, लेकिन कहां दिख रहा है फंक्शन? तो इसमें फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि पाइथन में क्या होता है कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है मेन, उसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसको कहीं नोट कर लो, पाइथन में इम्प्लिसिट फंक्शन है मेन, वी डोंट हैव टू राइट मेन। और पाइथन का मेन दिखता कैसा है? पाइथन का मेन ऐसा दिखता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ऐसा दिखता है। पर ये लिखते नहीं है, ये होता है। तो पाइथन क्या कहता है कि ऐसा कोई भी चीज जो मेन में नहीं है, ऐसा कोई भी चीज जो मेन में नहीं है, उस सारे चीज को किसी फंक्शन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और वो फंक्शन डेफ से शुरू होगा। मतलब यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, डेफ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये मेन में है। लेकिन अब अगर हमको मेन में नहीं रखना था, कहीं और रखना था, तो हमको क्या करना पड़ता? यहां पर डेफ नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ता, हम इस तरीके से। तो अब इस मेरे प्रोग्राम में अब दो फंक्शन है। एक मेन फंक्शन है जिसका नाम नहीं लिखे हम, लेकिन फिर भी मेन फंक्शन है, और एक मेरे पास यहां पर डेफ फंक्शन है, एक मेरे पास यहां पर डेफ f1 फंक्शन है। और ये f1 फंक्शन क्या कर रहा है? बेसिकली ये f1 फंक्शन बेसिकली कुछ भी चीज कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास दो तरीके का फंक्शन है ना? यहां पर मेरे पास दो तरीके का फंक्शन, एक फंक्शन है, दो टाइप का फंक्शन है। एक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन मेन है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हम बनाए हैं। ठीक है, तो ध्यान इस बात का रखना है कि जब कभी भी हम प्रोग्राम बनाएं तो जो फंक्शन कॉल करता है, जो इनिशिएट करता है, उसको हम लोग कॉलिंग फंक्शन कहते हैं। मतलब ये इसको कॉल करेगा इस तरीके से, ये इसको कॉल करेगा f1 और ऐसे कॉल करेगा। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिंग फंक्शन कहते हैं। ये सब टर्म याद रखना पड़ेगा। जो फंक्शन कॉल करता है उसको कॉलिंग फंक्शन कहते हैं, और जिसको कॉल करता है उसको कॉल्ड फंक्शन कहते हैं। समझ में आया क्या बोले हम? जो इनिशिएट किया, जो रिक्वेस्ट भेजा कि भैया हमको ये चाहिए, तो जो रिक्वेस्टर है, जो इनिशिएटर है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कॉलिंग फंक्शन। और जिसको किया उसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड फंक्शन। अब हम थोड़ा सा अपना भाषा टेक्निकल ला रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर कॉलिंग फंक्शन को
कॉल्ड फंक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देना पड़ता है तो हम पैरामीटर का यूज करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, अगर कॉलिंग फंक्शन को, कॉल्ड फंक्शन को कोई स्पेसिफिक वैल्यू देना पड़ता है कि भैया तुम इसी में काम करो, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैरामीटर का। लेकिन जब कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन को कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं देता है, वो बोलता है तुमको जो करना है करो, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नो पैरामीटर फंक्शन या वॉइड फंक्शन। जैसे मान लो कि मेरे पास एक बच्चा है, उस बच्चा का नाम ए है, हम बोले ए तुम 2 और 3 को ऐड करके दो, तो हम कॉलिंग फंक्शन, ए कॉल्ड फंक्शन, और हम 2 और 3 दिए ना पैरामीटर। हम ए को बोले अरे तुम सम करके लाओ, तो ए क्या किया, अपने से 2 नंबर लिया और सम करके दे दिया। ये किस तरीके का फंक्शन बना, वॉइड फंक्शन बना। अब ये दोनों में कौन सही है कौन गलत है, इस पे कोई तर्क करने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है। मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कॉलिंग को कॉल्ड को वैल्यू देना है तो दे दो भैया, उसको बोल देंगे हम लोग पैरामीटर फंक्शन। नहीं देना है मत दो, उसको बोल देंगे वॉइड फंक्शन। ठीक है, अब इस बात पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं है सर, पैरामीटर देने में ही फायदा है, इन ना देने में ही फायदा है, इसमें ये नुकसान, इसमें ये नुकसान है, इस बात करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। If my requirement says that I need to supply a value, then I will make that function a parameterized based function. अगर हमको नहीं लगता है तो हम parameterized based function नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा, जब कॉल्ड फंक्शन को, ध्यान से मेरी बात को समझना क्योंकि अब हम टेक्निकल वर्ड पे बात कर रहे हैं। जब कॉल्ड फंक्शन को, ये मेरा कॉल्ड फंक्शन है और ये मेरा कॉलिंग फंक्शन है, जब कॉल्ड फंक्शन को कॉलिंग फंक्शन को कुछ देना है तो हम रिटर्न करते हैं। फिर से सुनो, जब कॉलिंग को कॉल्ड को देना है तो पैरामीटर करते हैं, जब कॉल्ड को कॉलिंग को देना है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग रिटर्न करते हैं। जैसे जब हमको मेरा स्टूडेंट ए को 2 और 3 देना है तो हम हुए कौन, कॉलिंग, ये कौन हुआ, कॉल्ड, और 2 3 क्या हुआ, पैरामीटर्स। जब ये 2 3 लेके हमको ये बच्चा 5 वापस किया तो ये जो हमको दिया इसको क्या बोलेंगे, रिटर्न। टेक्निकल बात समझ में आ रहा है। हमने इसको 2 3 दिया, ये क्या कहलाया, पैरामीटर। इसने मेरे को 5 दिया, ये क्या कहलाया, रिटर्न टाइप। ठीक है, तो हम जो देते हैं वो पैरामीटर कहलाता है, वो जो देता है वो क्या कहलाता है, रिटर्न टाइप कहलाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई डाउट यहां तक? सो हम लोग यहां पर क्या समझे अभी तक, फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर समझे। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, 2 मोटा मोटी तरीके का फंक्शन, ऐसे 3 तरीके का फंक्शन होता है। एक फंक्शन को कहते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। दूसरे फंक्शन को कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन, और तीसरे फंक्शन को कहते हैं मॉड्यूल या पैकेज डिफाइंड फंक्शन। जैसे मैंने सम नाम का फंक्शन बनाया, तो ये हम बनाए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब एक इंट नाम का फंक्शन था, एक इनपुट नाम का फंक्शन था, ये हम नहीं बनाए हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, ये पाइथन बना के दिया है हमको बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इसके बाद अब एक फंक्शन है math.pow, हालांकि ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन ये जो बिल्ट इन फंक्शन है ये मैथ नाम के मॉड्यूल में बना हुआ है। उसी तरीके से अगर हम कोई भी और मॉड्यूल ले ले, जैसे csv.writer ले ले, ठीक है, जैसे कि हम और भी ले ले, pickle.dump ले ले या pickle.load ले ले, ठीक है, किसी भी तरीके का मॉड्यूल का अगर फंक्शन ले, या numpy.array ले ले, ठीक है, या फिर pandas pd.df ले ले, डेटा फ्रेम ले ले, तो ये सारा का सारा जो है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल का हिस्सा है, पैकेज का हिस्सा है।
उस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरीके के फंक्शन को हम लोग मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन बोलते हैं या पैकेज बेस्ड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि बिल्ट इन और पैकेज बेस्ड फंक्शन एक ही तरीके का फंक्शन है, हम इसको और बाइफरकेट कर दिए तो मेरे पास 3 बाइफरकेशन हुआ। पहला क्या हुआ, जो हम बनाए, मतलब कोई भी प्रोग्रामर बनाया, दूसरा जो सिस्टम में पहले से है, और तीसरा जो पैकेज में या मॉड्यूल में पहले से है। उस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरीके के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं हम लोग पैकेज बेस्ड या मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन करते हैं। ठीक है, दूसरा, फंक्शंस का अलग अलग टाइप होता है, हाँ, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसको भी कॉपी में नोट कर लिया जाए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, 4 तरीके का फंक्शन होता है आर्गुमेंट्स के हिसाब से। पहला को कहते हैं हम लोग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट फंक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। सेकंड को कहते हैं हम लोग कीवर्ड बेस्ड पैरामीटर, या कीवर्ड आर्गुमेंट भी कह सकते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा को कहते हैं हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और चौथा को कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, क्या क्या है, पहला हुआ रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, दूसरा हुआ कीवर्ड आर्गुमेंट और कीवर्ड बेस्ड आर्गुमेंट, तीसरा हुआ डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और चौथा हुआ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इस चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करके हम लोग एंड कर देंगे। पहला, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट जो हम अभी बना के दिखाए थे उसको रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कहते हैं। मतलब मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम सम रखा, मैंने ए बी और सी 3 पैरामीटर लिया, डी किया a प्लस बी प्लस सी, और मैंने यहां पर इसको प्रिंट कर दिया। फिर अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया और यहां पर मैंने x, y और z 3 पैरामीटर पास किया जिसका कुछ कुछ वैल्यू था। अब रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि भैया x वाला वैल्यू a को ही मिलेगा, y वाला वैल्यू b को ही मिलेगा, और z वाला वैल्यू c को ही मिलेगा। इसको रिक्वायर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम a b c में से किसी का भी वैल्यू हम स्किप नहीं कर सकते हैं। पोजिशनल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिस पोजीशन पे ये है उसी का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसको मिलेगा, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन में मिलेगा। मतलब समझ में आ रहा है मेरा बात। मतलब इसका ये है, ना तो हम इन तीनों में से किसी का वैल्यू छोड़ सकते हैं, ना तो हम x का वैल्यू a के बदले b को दे सकते हैं, और ना तो हम y का वैल्यू को c को दे सकते हैं, ना तो हम z का वैल्यू को b को दे सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। हमको जब भी देना होगा तो हम a का वैल्यू में x जाएगा, b में y जाएगा और c में z जाएगा। यही कहानी है, यही सिनेरियो है। ठीक है, इसलिए इसको पोजिशनल कहते हैं। रिक्वायर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि नहीं सर, हम क्या चाहते हैं ना कि हम ऑर्डर बदल दें, हम ऐसे नहीं चाहते, हम जैसे चाहते हैं वैसे कॉल हो। ये भी पॉसिबल है। ये काम कैसे करेंगे, यहां पे कॉलिंग की जगह क्या करेंगे, हम लिख देंगे a के जगह से z, b के जगह से x, b के जगह दे देते x और c के जगह दे देते हैं हम y। इस तरीके के कॉलिंग को क्या बोलते हैं, कीवर्ड बेस्ड आर्गुमेंट। मतलब मैंने यहां पर ये कंफर्म कर दिया कि भैया a में z ही जाएगा, भले वो पहला पोजीशन पर रहे या आखिरी पोजीशन पर रहे। मैंने ये यहां कंफर्म कर दिया कि b में x ही जाएगा, c में y ही जाएगा, ये मैंने कंफर्म कर दिया। इसलिए इस तरीके के आर्गुमेंट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके के आर्गुमेंट वाले को कीवर्ड बेस्ड आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कीवर्ड बेस्ड आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का बॉडी में कोई अंतर नहीं पड़ता, बॉडी जैसा था वैसे ही रहेगा। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या होता है, आर्गुमेंट को देते समय ही उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया जाता है। मान लो
कि मैंने यहां पर A को डिफॉल्ट वैल्यू 5 दे दिया, B को डिफॉल्ट वैल्यू 6 दे दिया और C को डिफॉल्ट वैल्यू 7 दे दिया। ठीक है, मैंने A B C को डिफॉल्ट वैल्यूज दे दिया। नाउ अंदर का कोड में कोई चेंज नहीं है। नाउ जब हम इसको कॉल करेंगे, अगर हम यहां कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो A का 5 वैल्यू ट्रीट होगा, B का 6 ट्रीट होगा और C का 7 ट्रीट होगा। अगर हम यहां पे वैल्यू देते हैं, जैसे 10 दिए, 20 दिए और 30 दिए, तो A का वैल्यू 10 हो जाएगा, B का वैल्यू 30 हो जाएगा और B का वैल्यू 20 हो जाएगा और C का वैल्यू 30 हो जाएगा। अगर हम यहां पे C का वैल्यू ना देते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं तो A का वैल्यू 10 हो जाएगा, B का वैल्यू 20 हो जाएगा और C का वैल्यू 7 का 7 रह जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, सिर्फ 10 देते हैं, तो A का वैल्यू 10 हो जाएगा, B का वैल्यू 6 रह जाएगा, C का वैल्यू 7 रह जाएगा। यहां दो बातों का जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। वो दो बात क्या है? बात नंबर 1, कभी भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट जब बनाओगे तो जिसको भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाओगे उसके राइट साइड में जितने आर्गुमेंट्स हैं सब डिफॉल्ट होने चाहिए। मतलब ये इसीलिए सही है क्योंकि B में भी डिफॉल्ट है, C में भी डिफॉल्ट है और A में भी डिफॉल्ट है। लेकिन अगर हम यहां से C का डिफॉल्ट हटा देते हैं, अब ये गलत हो गया। अगर हम यहां पे C का डिफॉल्ट रहने देते हैं और B का डिफॉल्ट हटा देते हैं, तभी भी गलत हो गया। मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा राइट से देंगे, राइट वाले को हम पहला डिफॉल्ट वैल्यू देंगे, उसके बाद लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और एक एक करके डिफॉल्ट देते चले जाएंगे। तो इसको समझने का तरीका क्या है? जिस भी जगह पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे रहे हो उसके राइट साइड में जितने आर्गुमेंट्स हैं सारे के सारे डिफॉल्ट वैल्यू होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जब भी हम कॉलिंग करेंगे तो वैल्यूज लेफ्ट से पास करेंगे। मतलब समझ आ रहा है? डिफॉल्ट राइट से देंगे और वैल्यूज लेफ्ट से पास करेंगे। मतलब अगर हम ये 10 देते हैं तो 10C को नहीं मिलेगा कभी भी। 10 जब भी मिलेगा तो पहला को मिलेगा। 10 के बाद अगर हम 20 देते हैं तो B को मिलेगा लेकिन C को नहीं मिलेगा। मतलब पहला A के पास जाएगा, दूसरा B के पास जाएगा और तीसरा C के पास जाएगा। ठीक है ना? तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड और गिवन द डिफॉल्ट वैल्यूज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वैल्यूज को हम राइट से लेफ्ट देंगे और डिफॉल्ट वैल्यू को कॉल, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाले फंक्शन को कॉल करते समय पैरामीटर्स जो हम पास करेंगे वो लेफ्ट टू राइट पास करेंगे। करेंगे नहीं, होगा, मैंने ये करेंगे नहीं, यही इसका डिफॉल्ट नेचर है कि राइट टू लेफ्ट बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट पास होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट वन कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है? वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट का मतलब होता है कि हम कितने भी आर्गुमेंट को डालें मेरा फंक्शन काम करना चाहिए। 1 के लिए, 2 के लिए, 10 के लिए, 5 के लिए, 500 के लिए, 5000 के लिए, किसी के लिए भी काम करना चाहिए। तो उस केस में हम लोग करते क्या है, सिर्फ पैरामीटर चेंज होगा। उस केस में हम यहां पे एक पैरामीटर पास किए कंपलसरी कि एक तो पैरामीटर देना पड़ेगा और दूसरा पैरामीटर हम एक स्टार बी लगा दिए। अब ये स्टार बी बन जाएगा टपल। मेरा बात समझे? तो अगर हम कभी भी सम को कॉल करें और यहां 2 देते हैं तो A का वैल्यू हो जाएगा 2 और B का वैल्यू हो जाएगा नन। मतलब B का कोई वैल्यू नहीं रहेगा और A का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक? कल को अगर हम यहां पर 2, 3, 8, 9, 10, 5, 6 देते हैं तो A का वैल्यू हो जाएगा 2 और ये 3, 8, 9, 10, 5, 6 ये वैल्यू हो जाएगा किसका? B का। मतलब B में कितना वैल्यू जाएगा? ये इनफिनाइट है। हम यहां जितना भी वैल्यूज दे देते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, ऑल दीज वैल्यूज विल गो टू B। जितना भी वैल्यूज दे देंगे वो सारा का सारा चल जाएगा B में और ये जो फर्स्ट पोजीशन है ये चला जाएगा A में। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये जो पहला है ये चला जाएगा A में, बाकी सब चला जाएगा B में। ध्यान रखना मेरी बात को, स्टार B का मतलब होता है 0 और नो वैल्यू। तो हम B का वैल्यू छोड़ सकते हैं। ठीक है? वहां 0 वैल्यू हो सकता है, 1 वैल्यू हो सकता है, 2 वैल्यू हो सकता है, 10 वैल्यू हो सकता है, 50 वैल्यू हो सकता है, एनी वैल्यू हो सकता है। लेकिन ये पहला पोजीशन का वैल्यू हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है। अगर तुम बोलोगे नहीं सर हम एनी आर्गुमेंट के लिए बनाना चाहते हैं, 0 के लिए भी बनाना चाहते हैं, तो यहां से A हटा दो। अभी एनी के लिए काम करेगा।
समझ में आया? ये एनी के लिए काम करेगा। अब हम उसमें कोई भी वैल्यू दे, सबके लिए काम करेगा ये। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग अपना फंक्शन का डिस्कशन को एंड करते हैं। चलो, थैंक यू।